ये जो आजकल का इश्क है, प्यार है, यह कब किसको किससे हो जाए, किस समय हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। साथियों, एक ऐसी ही कहानी, एक महिला, खूबसूरत महिला अपने पति से मिलने के लिए जेल जाया करती थी। पति यौन शोषण के जुर्म में जेल में था और वहीं एक लड़का अपने भाई से जेल में मिलने आता था, जो कि खुद एक पूर्व कैदी था। साथियों, अब इसी बीच मुलाकात होती है और मुलाकात इस कदर आगे बढ़ती है कि फिर महिला एक ऐसा कदम उठाती है कि जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और फिर हो जाता है एक कत्ल। और कत्ल इतना खौफनाक होता है कि इसकी गूंज पूरे दिल्ली में गूंजती है और दिल्ली के साथ आसपास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तक भी गूंजती है। जिसने भी इस घटना को सुना वह हैरान रह गया। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय। आज की जो कहानी है उसी महिला और एक कैदी की है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र से। दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुमन रहता है। सुमन शादीशुदा रहती है और सुमन के दो बेटे थे और एक बेटी भी रहती है। बेटी की भी शादी हो चुकी थी और बेटे की भी शादी होने वाली थी। अब सुमन किसी काम से 25 नवंबर की सुबह निकलती है। शाम हो जाती है लेकिन वो घर नहीं लौटती है। अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। अब इधर जो लड़का रहता है वह उनका काफी परेशान होता है। वो अपने दीदी को फोन करता है। दीदी बताती है कि माँ उसके पास नहीं आई है। वो आसपास के सभी रिश्तेदारियों में फोन करता है, पड़ोस में जाकर पूछता है कि मेरी माँ आपके घर आई है क्या, लेकिन कहीं से कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। इधर वह बेहद परेशान होने लगता है। अब जब कहीं माँ का कुछ पता नहीं चलता है तो वह दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में ही माँ के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन कई दिन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और इधर तभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 यानी कि इकोटेक 1 में एक महिला की सड़क किनारे लाश बरामद होती है। अब पुलिस वाले उस बॉडी की पहचान करते हैं तो पहचान होती है सुमन के नाम से। जो सब था वह एक महिला का था और महिला का नाम सुमन रहता है। अब इधर सुमन की जब जांच पड़ताल पुलिस करती है तो पता चलता है कि एक मंगोलपुरी दिल्ली की रहने वाली है। अब इधर फौरन ही पुलिस मंगोलपुरी के पुलिस को खोजबीन के लिए कि आखिर जो जगह है जिसके घर है उसको सूचना दी जाए। अब घर वालों को सूचित किया जाता है, लोग आते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और बेटी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल रहता है। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। शिकायत दर्ज तो हो ही चुकी थी लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ढिलवाही बरत रही थी, दिल्ली पुलिस। अब इधर लड़की काफी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद फिर पहुंचती है ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 में, जहां पर उसकी मां की लाश मिली थी। वहां जाती है और बताती है कि साहब, कुछ दिन पहले मेरी मां की डेड बॉडी यहां से बरामद हुई थी। मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ कि आखिर कातिल कौन है। कातिल पकड़ा नहीं गया। अब वो एफआईआर कराती है। एफआईआर होता है अज्ञात के नाम से कि किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया है उसकी मां का। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। अब इकोटेक ग्रेटर नोएडा की पुलिस यानी कि यूपी पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है तो फिर एक ऐसी खौफनाक हकीकत सामने आती है जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, सुमन की जो बड़ी बेटी रहती है एकता, सुमन की बेटी एकता बेहद खूबसूरत रहती है। उसकी शादी पास के ही एक क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ हो जाती है। दोनों काफी खुश थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद जो एकता का पति रहता है उसका मन मचलने लगता है। अब वो अपनी पत्नी को प्यार न कर एक लड़की पर फिदा हो जाता है और एक दिन मौका पाकर उस लड़की के साथ यौन शोषण जैसी घटना को, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। अब इस जुर्म में
लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर कराती है और फिर एकता का पति पुलिस के गिरफ्त में आता है और पुलिस उसे जेल भेज देती है। अब जेल जाने के बाद एकता अकेली रहने लगती है, काफी परेशान होने लगती है। कभी अपने माँ के पास रहती थी तो कभी अपने ससुराल रहती थी। किसी तरह से जीवन बसर हो रहा था। मिलने के लिए अपने जेल में अक्सर हर हफ्ते वो अपने पति के पास जाती थी और जाकर अपने पति से मुलाकात करती थी। अब इधर वहीं एक लड़का बिक्की, जो कि दिल्ली क्षेत्र का ही रहने वाला रहता है, वो अभी अपने भाई से मिलने के लिए जेल में आता था। एक केस में दोनों जेल में जाते हैं, लेकिन फिर बिक्की बाहर आ जाता है और उसका भाई जेल में रहता। अब वहीं दोनों कैदी से मिलने आते हैं। जेल के कैदी से एक अपने पति से मिलने आती थी और एक अपने भाई से। अब बैठकर जब समय होता, समय का इंतजार करते, मिलने का जो समय होता है, उससे पहले लोग आसपास बैठकर पेड़ के नीचे बाहर एक दूसरे से अक्सर बातें करते थे। अब बात करते करते बिक्की एकता पर फिदा हो जाता है। उधर एकता की भी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि एकता भी अब उस बिक्की को चाहने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, मुलाकातें होती हैं, बात आगे बढ़ती है और बात मोहब्बत में बदल जाती है। और एकता की जो मोहब्बत थी और जो बिक्की की मोहब्बत थी, इधर एकता शादीशुदा थी, बिक्की अविवाहित था। वो उसे इस कदर चाहने लगता है कि अब उस लेकर होटलों में जाता था और रेस्टोरेंटों में जाता था, पार्कों में जाता था। अब उसके साथ समय व्यतीत करने लगता है। इधर समय बीतता गया। अब इधर एक दिन एकता अपनी माँ से सारी बात बताती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सब क्या कर रही हो। अब वो कहती है कि माँ, जिस लड़के से तुमने मेरी शादी की है वह तो खुद रेप केस में जेल में बंद है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बिक्की नाम के लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। अब कई बार एकता अपनी माँ से कहती है, लेकिन हर बार माँ एकता को मना कर दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पति बहुत जल्द छूट कर आ जाएगा। अब इसी बीच बिक्की भी एकता के घर आने जाने लगता है और एकता की माँ से भी बातचीत करने लगता है। लेकिन एकता की माँ सुमन बिक्की को मना करती थी कि तुम मेरे लड़की से दूर रहो, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। जब भी मौका मिलता था बिक्की एकता के साथ समय व्यतीत करता था, शारीरिक संबंध तक बनाता था। इधर दोनों प्यार में इस कदर चूर होते गए कि बिक्की बार बार अपने साथी एकता को लेकर जाता था, उसके पति से मिलवाता था और लाकर फिर छोड़ दिया करता था। एकता एक दिन बिक्की से कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मंजूर नहीं है। इधर बिक्की कहता है चलो वक्त आने दो, माँ भी मान जाएगी। इधर एकता अक्सर अपने माँ को मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन माँ और भाई दोनों मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि समाज में उनकी भी इज्जत थी, मर्यादा थी। अगर एकता की शादी किसी और से फिर होती तो फिर उनकी इज्जत तार तार हो जाती, फिर समाज में वो किसी को क्या मुंह दिखाते। अब ये सारी बातें सोचकर एकता की माँ और एकता का भाई दोनों तैयार नहीं होते थे। और उधर एकता छुप छुप कर अपने प्रेमी बिक्की से मिला करती थी। अब 25 नवंबर को उसकी माँ घर पर कुछ काम कर रही थी, घर पर कोई नहीं था। तभी एक नाबालिग लड़का आता है, 16-17 साल का लड़का। वो उसे बुला कर ले जाता है कि पास में कुछ लोग खड़े हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब फौरन ही माँ जैसे ही कुछ दूर जाती है, वैसे ही उसे एक कार खड़ी दिखाई देती है। कार में बुलाया जाता है और कुछ लोग उसे बैठा लेते हैं और लेकर मंगोलपुरी के पास, वहाँ से कुछ दूर दिल्ली के पास एक चौक लगता है, भलसवा चौक, वहाँ लेकर जाते हैं और महिला से बातचीत करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं। और उस कार में कोई और नहीं बैठा था, बल्कि एकता का प्रेमी बिक्की और उसका एक नाबालिग साथी और एक और उसका साथी, मात्र 3 लोग बैठे हुए थे। इधर एकता की माँ सुमन मानने को तैयार नहीं थी। अब दोनों बिक्की और उसके 2 दोस्त मिलकर, नाबालिग लड़का हाथ पकड़ता है और एक लड़का अनुज वो पैर पकड़ता है और इधर मफलर से
उसका गला घोट देता है विक्की। गला घोटने के बाद कुछ देर बैठकर तीनों आपस में बातें करते हैं कि आखिर अब काम तो उसकी माँ का उसने तमाम कर दिया है, रास्ते का कांटा तो साफ कर दिया है, लेकिन अब इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब ठिकाने लगाने के लिए तीनों मिलते हैं साथियों, और तीनों मिलकर अब वहां से दिल्ली से कार के पीछे डिग्गी में लाश को डालते हैं, बॉडी को, और वहां से लेकर वहां से 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा इकोटेक सेक्टर 1 के से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। इधर जब बॉडी को फेंक देते हैं तो पुलिस को अगले दिन सूचना मिलती है कि सड़क के पास एक बॉडी पड़ी हुई है। उधर बेटी और बेटे एकता और एकता का भाई दोनों अपनी मां की तलाश कर रहे थे। जब पुलिस को बॉडी मिलती है तो पुलिस मंगोलपुरी के क्षेत्र में पुलिस स्टेशन को सूचित करती है। अब वहां से वो उसके घर जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ का जो है शव बरामद हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। अब इधर एकता का ना कोई दुश्मन था, ना उसके घर परिवार का कोई दुश्मन था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ की हत्या किसने की होगी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में जुटती है, समय बढ़ता जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन एकता और जब उसकी माँ गायब हुई थी तो विक्की एकता के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन भी जाता है और आसपास क्षेत्र में छानबीन भी कर रहा था, खोजबीन भी कर रहा था एकता की माँ की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब एकता रोती थी तो एकता को अपना कंधा भी देता था रोने के लिए, उसे चुप कराता था, मनाता था, कहता था कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारा प्यार हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब इधर अंदर ही अंदर विक्की काफी खुश हो रहा था। उधर एकता अपने प्रेमी जो कि उसके माँ का कातिल था, लेकिन एकता को पता नहीं था। एकता उसके साथ जिंदगी गुजारने की सोच रही थी, लेकिन बार बार वो सोचती थी कि आखिर मेरी माँ 25 नवंबर को गई क्यों थी। पुलिस भी कहीं से कुछ खास पुलिस को क्लू मिल नहीं रहा था, सबूत मिल नहीं रहे थे। कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन एकता पर फोन आता है विक्की का। विक्की कहता है कि आज तुम बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम आज दिन भर मेरे साथ रहो, चलो आज बाहर चलते हैं। अब विक्की एकता के साथ घूमने के लिए बाहर चली जाती है और घूमते घूमते बातचीत करते करते विक्की का मोबाइल लेती है और मोबाइल लेकर फोटो वगैरह देखने लगती है। पार्क में बैठकर जब फोन चेक करती है, देखने लगती है, तभी अचानक से उसकी माँ का एक फोटो दिखाई देता है। और जब उसकी माँ का एक फोटो दिखाई देता है तो उसे कुछ आश्चर्य होता है, कुछ परेशान होती है कि विक्की के मोबाइल में मेरी माँ का फोटो क्या कर रहा है। अब वह फौरन ही वहां से उठती है और विक्की से कहती है, विक्की मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब वहां से वो घर जाती है और घर जाने के बाद फौरन पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां वो जाकर पुलिस में बताती है कि मेरा एक प्रेमी है विक्की साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसके फोन में मेरी माँ का फोटो मिला है और वो फोटो उसके फोन में क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शक हो रहा है कहीं विक्की ने तो ही कुछ गड़बड़ नहीं की है। इधर पुलिस फौरन ही विक्की को गिरफ्तार करती है और जब विक्की को गिरफ्तार करती है तो विक्की शन्न रह जाता है। वो पुलिस से कहता है कि मैं तो एकता का प्रेमी हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, बेहद प्यार करता हूं साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। पुलिस कहती है थाने चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस थाने ले जाती है और विक्की से सारी बातें पूछताछ करती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है। इधर साथियों जब पुलिस को झूठी बातें बताता, सारी बातें बताता कि साहब मैं तो एकता की माँ के लिए काफ़ी परेशान था, वो मेरी होने वाली सास थी और मैं तो एकता को लेकर पुलिस थाने भी आया था, शिकायत भी दर्ज कराया था, तो साहब भला मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। अब पुलिस जब उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे फ़ोन में उसकी माँ का फोटो क्या कर रहा है, अब वो सन्न रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। अब पुलिस उसे अपनी तरह से पूछताछ करती है, प्यार से जब पूछताछ करती है, जो पुलिस की भाषा होती है आप समझ ही सकते हैं, तो वह टूट जाता है और
फिर रोने लगता है और रो कर कहता है कि साहब, यह जो फोटो है यह मैंने उसकी माँ की हत्या करने के लिए खींची थी, ताकि जो लोग मेरे साथ रहेंगे मैं उसे यह फोटो दूंगा और इसी फोटो को देखकर वह व्यक्ति पहचान कर घर जाएगा और इसी महिला को बुला कर लाएगा। दरअसल वह फोटो एक नाबालिग लड़के को देता है, जिस पर उसकी माँ को यकीन भी नहीं होगा कि एक छोटा सा बच्चा उसे बुलाने के लिए आया है। यानी कि बच्चा कहें या यूं कहें कि एक समझदार लड़का 16 से 17 साल का एक लड़का जाता है, वह फोटो देखता है फोन में और पहचान करता है। अब वहां पहचान कर उसकी माँ को बुला कर लाता है कि चाची चलिए, कुछ लोग आपको बाहर खड़े हैं, बुला रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर आती है, उसे वह नाबालिग लड़का और दो लोग कार में बैठाते हैं, मुंह बंद करते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की और कौन कौन तुम्हारे साथ शामिल हैं। तो बताता है कि साहब, मेरे साथ एक नाबालिग मेरा दोस्त और एक अनुज नाम का लड़का शामिल है, और दोनों को मैंने 50-50 हजार रुपए दिए हैं अपनी प्रेमिका के माँ के कत्ल के लिए, और कत्ल के बाद भी मैं और पैसे देने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पुलिस मेरे पास पहुंच जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। कहीं से मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर अब कहते हैं कि पुलिस से कोई बच नहीं सकता है। अब फौरन ही पुलिस अब उन दोनों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद अनुज और नाबालिग लड़के से पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि साहब, इसने 50-50 हजार रुपए दिए थे और उस महिला का फोटो दिखाया था, किसी महिला का कत्ल करना है, इसे ही बुला कर लाओ। अब हम लोग लालच में आ गए थे और हम उसके घर गए और लेकर महिला को बुला कर आए। फिर कत्ल करने के बाद घूमते रहे कई घंटों तक, और फिर दिल्ली से बाहर ले जाकर हमने सोचा कि मामला दिल्ली का है, रहने वाली दिल्ली की है, तो अगर हम यूपी के नोएडा में इसे फेंक देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने प्लान के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर दूर सुमन के शव को फेंका। लेकिन अब जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस फिर मिलकर जो कार्रवाई करती है, साथियों, अब विक्की और उनके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करती है और सुमन के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। लेकिन इधर जब यह कहानी, यह घटना जब एकता को पता चलती है तो एकता शर्म के मारे सर झुका लेती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है कि आज मेरी वजह से, मेरे इश्क की वजह से आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। मेरा प्रेमी, मेरी मोहब्बत ही मेरे माँ का कातिल बन गई। साथियों, तो आज यही है कहानी। इस कहानी पर आप कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आखिर आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है। क्या गलती एकता की है इसमें, या फिर उसकी माँ की है जो शादी होने से मना कर रही थी अपनी शादीशुदा बेटी की। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द, यानी कि कल, एक और नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, जय हिंद।